लर्निंग चैनल बाय आईजीएस। मैं हूं आशीष रंजन झा और आज हम बात करेंगे भारत के मिशन मून के बारे में। मिशन मून ये हमारे साइकिल से चांद का तक का सफ़र है। ये सफ़र चुनौतियों से शिखर को चूमने का सफ़र है। हम जैसे देखते हैं कि एक समय था कि जब हमारे वैज्ञानिक साइकिलों से रॉकेट्स या बाकी चीज़ें लेकर जाया करते थे और आज हमारा ध्वज चांद पे लहरा रहा है। जी हाँ, हम बात करेंगे भारत के मिशन मून यानी मिशन चंद्रयान के बारे में, जिसमें चर्चा हम चंद्रयान 1 से लेकर चंद्रयान 3 तीनों तक की करेंगे। हमारा ज़्यादा फोकस होगा चंद्रयान 3 पर और जो भी बातें हम इस सेशन में करने वाले हैं वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाले जितने भी एग्जाम्स होंगे इनमें से ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेगा। जब हम भारत के चंद्रयान मिशन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले चर्चा करें इस चंद्रयान मिशन की शुरुआत की, तो हमें एक बात का ध्यान देना पड़ेगा कि बात है 15 अगस्त 2003 की। इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने घोषणा की थी कि भारत जल्द ही चंद्रमा की ओर कदम बढ़ाएगा। तो हम कह सकते हैं कि भारत में चंद्रयान जो यात्रा है उसकी शुरुआत 15 अगस्त 2003 को लाल किले के प्राचीर से, जब अटल बिहारी वाजपेयी जो उस वक्त प्रधानमंत्री थे भारत के, उन्होंने घोषणा की, इसके साथ इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद जो हमारा चंद्रयान मिशन है वो आगे की ओर बढ़ने लगा और हम सब जानते हैं कि पहला जो चंद्रयान मिशन का हमारा चंद्रयान 1 था वो 2008 ईस्वी में चंद्रमा की तरफ निकलता है। अब हम बात करें कुछ बेसिक्स की। हम जानते हैं कि चंद्रयान जो भारत का एक मिशन है वो एक स्पेस मिशन, एक अंतरिक्ष मिशन है जिसका काम ही है कि चंद्रमा का सर्वे करना और उसके सतह का अध्ययन करना। और लगातार हमने अलग अलग माध्यमों से, जैसे चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के माध्यम से चंद्रमा के सतहों को अध्ययन करने की कोशिश, यानी उसकी जो सरफेस है उसको स्टडी करने की कोशिश हमने की है। हमारा ये जो इंटायर प्रोग्राम है मिशन मून का, उसे हम लोग मून ट्रैवलर या फिर मून व्हीकल कहते हैं। इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो ये जो एंटायर प्रोग्राम भारत का है मिशन मून का, उसे आप क्या कहेंगे? तो मून ट्रैवलर या मून व्हीकल कहेंगे। अब हम जानते हैं कि भारत का ये जो चंद्रयान मिशन है वो एक मानव रहित श्रृंखला है। मतलब क्या कि इस मिशन पर हम किसी ह्यूमन को नहीं भेज रहे हैं। इसके साथ जाने वाली चीज़ों में जो ऑर्बिटर होते हैं, इम्पैक्टर होते हैं, लैंडर होते हैं और रोवर होते हैं, इन तरह की चीज़ें हम भेज रहे हैं। तो ये भारत की पहली मानव रहित श्रृंखला है जिसमें ह्यूमन मिशन हम इसे नहीं कह सकते, इसमें ह्यूमन साथ में नहीं गए हैं। अब हम बात करें भारत के पहले मून मिशन यानी चंद्रयान 1 के बारे में। सबसे पहली चीज कि चंद्रयान 1 जो हमारा था वो लॉन्च कब हुआ था? तो ये दिन है हमारा 22 अक्टूबर 2008 को। तो आपको, क्योंकि अभी हाल में ही भारत की चंद्रयान मिशन जो 3 है वो लॉन्च हुई है और हम चंद्रमा तक पहुंच गए हैं 23 अगस्त को, उस हिसाब से ये करंट अफेयर्स के बेसिस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस डेट को याद रखना, क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ मिशन है। तो हमारा पहला चंद्रयान 1 मिशन वो लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को। हम सब जानते हैं इस तरह की जो स्पेस मिशन होती है वो सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, वहां से लॉन्च की जाती है। तो जो लॉन्चिंग साइट है उसके भी बारे में हमें ध्यान में रखना होगा कि लॉन्चिंग साइट इसका क्या है? सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो चंद्रयान 1 था उसकी लॉन्चिंग व्हीकल कौन थी जिससे उसे लॉन्च किया गया था? तो आप बहुत अच्छी तरीके से इस बात को ध्यान रखेंगे, PSLV C11। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, PSLV C11। अक्सर इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर। तो लॉन्चिंग डेट 22 अक्टूबर 2008, लॉन्चिंग साइट हमारा सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, जबकि लॉन्चिंग व्हीकल हमारे पास जो है वो PSLV C11 है। अब चंद्रयान 1 मिशन जो था, जब उसे प्रक्षेपित किया गया तो वो एक सफल साबित हुई
और उसने अपना जो रोल था वो निभाया और लगभग 312 दिन तक इसने चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगा के अपनी रिसर्च पूरी की और इसके बाद इसने काम करना बंद कर दिया। अब हम जानते हैं चंद्रयान 1 के बारे में कुछ और भी तथ्य, जैसे कि हमने अभी कहा कि लगभग 1 साल तक चला। उसके बाद इसके ऑर्बिटर का पता आप जानते होंगे, जो चंद्रमा के चारों तरफ उसके ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। तो इसका ऑर्बिटर में कई तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिली और इसके बाद ये जो हमारा चंद्रयान 1 मिशन का ऑर्बिटर था वो एक तरह से समाप्त हो जाता है। हमारा जो संपर्क था उसके साथ वो अब नहीं हो पा रहा था। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि चंद्रमा के सरफेस पे पानी की उपस्थिति यानी प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द मून सरफेस, ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था चंद्रयान 1 का, जिसमें ऑर्बिटर का ये काम था वो ये पता करे कि क्या मून के सरफेस पे कहीं पानी की उपस्थिति है या नहीं, प्रेजेंस ऑफ वाटर है कि नहीं। तो सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि चंद्रयान 1 को जो भेजा गया था तो उसका उद्देश्य क्या था, उसकी ऑब्जेक्टिव क्या थी। तो हम इस बात को ध्यान रखेंगे, इसका जो उद्देश्य था वो पानी की उपस्थिति का पता लगाना, और ऐसा हुआ भी। हमारे चंद्रयान 1 का जो ऑर्बिटर है उसने पानी की उपस्थिति का पता चंद्रमा पर लगाया और सबसे पहली बार बताया कि हाँ पानी के चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी है, ध्यान रखेंगे। और वहां पे उसने पोलर जो आइस था यानी ध्रुवीय जो बर्फ थे उसके जमाव को दिखाया था। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा जो चंद्रयान मिशन का काम था वो उसके सरफेस के ऊपर जो केमिकल और मिनरल्स, जो रासायनिक और खनिज जो मौजूदगी है उनकी, उसका एक मानचित्र, उसका एक मैप तैयार करना। तो कभी कभार जो मिशंस होते हैं उनके ऑब्जेक्टिव के बारे में भी, उसके उद्देश्य के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हम इन पॉइंटर्स को भी थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं। तो ये बात हमारे चंद्रयान 1 मिशन के बारे में था, जिसमें हमने कहा इसकी लॉन्चिंग डेट 22 अक्टूबर 2008 को हुई थी और इसने अपना काम बखूबी निभाया। लगभग 1 साल तक इसने वहां पे जो भी सर्वेज हो सकती थी उसने किया और उसके बाद इन्होंने काम करना बंद कर दिया। और यहाँ पे इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था पानी का पता लगाना, और वो इसको पता लगाने में सफल हो पाए। जैसे हमने कहा कि केमिकल और जो मिनरल्स की मौजूदगी चांद के सरफेस पे है उसको भी एक तरह से मैप के द्वारा लोकेट करना, ये भी इसका काम था। और इसी तरह चंद्रयान 1 ने चंद्रमा के सरफेस का प्रॉपर तरीके से उसकी फोटोग्राफी की, उसका चित्रण किया और वहां से बहुत सारी जानकारी अर्थ को और भारत को भेजता है। और इस दौरान वहां पे कुछ रिवर्स के जो थे अवशेष बचे उनके बारे में बताया गया, कुछ क्रैटर्स यानी गड्ढे जो थे उनको बताया गया और कुछ पर्वतों की जानकारी यहां से हमारे पास पहुंची थी। तो हम अल्टीमेटली कह सकते हैं कि हमारा जो मिशन चंद्रयान 1 था एक सफल मिशन था। अब हमारी चर्चा भारत की मिशन चंद्रयान 2 की होगी। हम सब जानते हैं कि चंद्रयान 2 जो है वो लॉन्च हुआ था 15 जुलाई 2019 को। ये डेट भी हमें याद रखना है कि चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था 15 जुलाई 2019। और इसमें ध्यान रखना है कि इसकी भी जो लॉन्चिंग साइट है सेम वही सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि इन मामलों में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं कि इन मिशन को किस चीज के द्वारा लॉन्च किया गया था वो बहुत ही अहम है। तो सिमिलरली चंद्रयान 2 को लॉन्च करने के लिए जो यूज किया गया था रॉकेट, उसका नाम है GSLV MK3। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे उसका PSLV C11 था, ये GSLV MK3 है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी ध्यान रखना है। अब देखिए चंद्रयान 2 का उद्देश्य, जैसे हमने कहा कि चंद्रयान 1 में एक ऑर्बिटर था जिसका काम था चंद्रमा के ऑर्बिट में चारों तरफ चक्कर लगाना और वहां से अपनी जो सर्वेज की रिपोर्ट है वो अर्थ को भेजना। लेकिन चंद्रयान 2 मिशन जो था हमारा, इसमें हमने सोचा था कि हम चंद्रमा पे सफल लैंडिंग करेंगे। बाकी हम सब जानते हैं कि अनफॉर्चुनेटली ये जो हमारा चंद्रयान 2 मिशन था वो कुछ दूरी से चंद्रमा पर लैंड करने से रह गया था। लेकिन फिर भी जब इसका उद्देश्य पूछा जाए तो हम कहेंगे कि चंद्रमा के सतह पर अस्थायी रोवर को प्रदान करना, यानी रोवर जो है पहले अपने लैंडर को वहां पे लैंड करवाते और फिर उससे रोवर को हम बाहर निकालते जो कि चंद्रमा के सतह पे ट्रैवल करके हमें रिपोर्ट्स भेजता। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य था कि एक लैंडर को वहां पे लैंड करवाया जाए और उसके बाद रोवर के थ्रू चंद्रमा के सरफेस से बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करवाई जाए। अब देखिए चंद्रयान 2 के साथ जो
पेलोड गई थी उसमें हमने पहले भी चर्चा करा, एक तो ऑर्बिटर होगा जो चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगाएगी, दूसरा इसके साथ एक लैंडर था जिसको चंद्रमा के सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी और उसका नाम रखा गया है विक्रम। और दूसरा, उस विक्रम के अंदर यानी लैंडर के अंदर एक पेलोड मौजूद है जिसे रोवर कहते हैं, जिसको चंद्रमा की सतह पे चलना हो, उसका नाम रखा गया था प्रज्ञान। और चंद्रयान 2 के माध्यम से लैंडर विक्रम को चंद्रमा के सरफेस पे उतारने का प्रयास किया गया था। हालांकि हम सब जानते हैं कि लगभग केवल 2.1 किलोमीटर ऊपर से जो उसकी स्पीड कंट्रोल नहीं हो पाई, जिससे हमारा जो लैंडर विक्रम था वो चंद्रमा के सरफेस से टकरा के क्रैश हो गया। तो बहुत ही एक हम छोटे मार्जिन से कहे कि ये जो सक्सेसफुल मिशन था वो पूरी तरह से सफल नहीं हुआ, लेकिन हम सब जानते हैं इसे कंप्लीटली फेल्ड हम नहीं कह सकते, क्योंकि आज भी इसका जो ऑर्बिटर है वो चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। और आप सबने सुना होगा कि चंद्रयान 3 की सफलता में कहीं ना कहीं चंद्रयान 2 का भी रोल है। एक तो यहाँ जो गलतियां हुई थी उसको सीखकर हम आगे बढ़े थे, दूसरी बात जो ऑर्बिटर चंद्रयान 2 का वहां पहले से मौजूद है उस ऑर्बिटर ने भी हेल्प करा चंद्रयान 3 को एक प्रॉपर साइट पे लैंड करने में। तो भले ही ये मिशन कुछ मार्जिन से असफल हो गया, लेकिन भारत के भविष्य के लिए या भारत के अंतरिक्ष मिशन के लिए एक बहुत ही बड़ा ये हमारा क्या कहते हैं आउटकम था चंद्रयान 2 मिशन का। और जैसे मैंने पहले कहा कि इसकी ऑर्बिटर आज भी काम कर रही है और चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगा के हमें वहां से इमेजेस और बहुत सारी जानकारियां हमें भेज रही हैं। तो बस याद रखना है क्या है कि हमारा विक्रम लैंडर जो था जस्ट 2.1 किलोमीटर बिफोर, उसका जो स्पीड हम कंट्रोल नहीं कर पाए वो सीधे जाके चंद्रमा की सतह से टकरा गया। जो हम सॉफ्ट लैंडिंग सोच रहे थे वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी। ध्यान रखना इस बात को। अब देखिए चंद्रयान 2 मिशन जो था इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो इसके पोलर रीजन है, ध्रुवीय क्षेत्र, वहां पे उतरना, वहां की इन्वेस्टिगेशन करना, वहां की जांच करना, वहां पे क्या है, मून की जो क्लाइमेट है उनकी स्टडी करना, मून के क्लाइमेट को वहां पे उतरकर, ये सारे जो वहां पे लाइट्स का रिफ्लेक्शन या लाइट का पहुंच है उसको हमें थोड़ा सा ध्यान देना था। ये सारी ही बातें वहां पे कही गई थी चंद्रयान 2 मिशन के ऑब्जेक्टिव के रूप में। और एक अहम बात, चंद्रयान 2 को भेजा गया था एक और विशेष काम से कि वो ये पता करे कि क्या चंद्रमा की सतह पर हीलियम गैस की मौजूदगी है या नहीं। तो आप याद रखोगे वैसे तो चंद्रयान 2 का जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि चांद की सतह पर एक सॉफ्ट लैंडिंग करवाना और अपने रोवर को वहां पे परमानेंटली सेटअप करना, इसके साथ साथ हीलियम गैस की मौजूदगी, वहां के क्लाइमेट की जानकारी, ये सारे ऑब्जेक्टिव हमारे चंद्रयान 2 के थे। तो जैसे हमने पहले भी कहा कि चंद्रयान 2 भले ही ये असफल हो गया हो, लेकिन इसे पूरी तरीके से असफल हम नहीं कह सकते, ये आगे का रास्ता हमारे लिए खोलता था। अब हम बात करेंगे जो आज का स्पेशल टॉपिक हमारा है चंद्रयान 3 के बारे में। हम सब जानते हैं कि जो साइकिल से चांद तक का सफर है, वास्तव में ये सफर चंद्रयान 3 ने करके दिखाया है। हम सब जानते हैं कि भारत ने 23 अगस्त 2019 को चंद्रमा पे अपना कदम रखा। हमारा रोवर प्रज्ञान जैसे ही चंद्रमा के सतह पर उतरता है, ये पूरे भारतवासियों के लिए गर्व का क्षण होता है। जैसे ही विक्रम लैंडर लैंड करता है चंद्रमा की सतह पर, ये पूरे भारतवासियों के लिए गर्व का विषय होता है। तो आज हम बात करेंगे अब चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 का जो प्रक्षेपण होता है उसके साथ जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी हमारे इसरो, ये सफलता प्राप्त करते हैं अपने लैंडर जो यहां पर भी विक्रम नाम से ही था उसको चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाने में। और ये बात कि भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा ऐसा देश है जो कि चंद्रमा की सतह पर उतरा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप एक बात याद रखेंगे कि भारत विश्व का चौथा देश है जो चंद्रमा की सतह पर उतरा है, जो कि हमसे पहले अमेरिका, रूस और चीन ये काम कर चुके हैं। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए या सबसे गर्व का विषय हमारे लिए है कि भारत दुनिया का पहला देश है जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने का साहस किया और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे उतरा भी है। तो इसीलिए हमने ये पॉइंट लिखा है कि भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश है। अब कहोगे कि इससे पहले बाकी देशों ने ऐसा क्यों नहीं किया। आप इस बात को समझिए कि चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है वो बहुत ही कठिन जगह है लैंड करने को। एक तो कई सारे इलाके ऐसे हैं जहां पे सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, हमेशा अंधेरा रहता है।
ऐसे जगह है यहाँ पे टेम्परेचर जो है बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, माइनस में 230 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान रहता है। हमें यहाँ के हालातों की जानकारी उतनी नहीं है जैसे मून के इक्वेटर के आसपास की है। तो इन सब कारणों की वजह से मून के साउथ पोल के आसपास लैंड करना बहुत ही टफ काम था। लेकिन हम ऐसा मानते हैं, या हमारे वैज्ञानिक इस बात को मानते थे कि जो इनिशियल सोलर सिस्टम है, शुरुआती सौर मंडल है, या पृथ्वी के अलावे किसी और भी ग्रह पे कोई जीवन संभव है या कि नहीं, इन सब की जानकारी जो ज्यादा से ज्यादा हमें मिल सकती थी वो साउथ पोल से हमें मिल सकती थी। और इसीलिए हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी कठिनाइयों के बाद ये कोशिश किया कि हम अपने जो लैंडर होगा उसको मून के साउथ पोल पर हम लैंड करवाएंगे। और भारत इसमें सफल हुआ और भारत दुनिया का पहला देश बना जो चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करता है। ठीक है, अब देखिए, ये तो हुआ एक तरह से स्टैटिक पॉइंट, जो सीधा सीधी बातें थी। अब हम पहले बात करेंगे चंद्रयान के प्रक्षेपण से लेकर उसके पहुंचने तक की कहानी। और उस दौरान सबसे पहले इस पूरे मिशन चंद्रयान को हमें समझना होगा। इसमें किस प्रकार से इस चंद्रयान को लॉन्च किया गया है उसको हम जानेंगे। अब ये जो तस्वीरें होती हैं चंद्रयान की, जो ये तस्वीरें हमारे सामने दिख रही है, इसका ही एक रेप्लिका यहाँ पे मौजूद है। हमें समझना होगा कि इस चंद्रयान मिशन को लॉन्च करने के लिए किन किन प्रोसेस से, किन किन स्टेजों से गुजरना पड़ा, इसको समझना होगा। और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इन स्टेजों के ऊपर भी आ सकता है। अब देखिए, हम बात करेंगे सबसे पहले स्टेज 1 की। जो चंद्रयान को लॉन्च किया गया था तो उस वक्त हमारे लिए स्टेज 1 क्या था। तो आप इस जो पूरे मिशन मून के लिए ये जो पूरा सिस्टम है उसमें ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा देख रहे होंगे। अब ये दोनों जो हिस्सा है इसे हम S200 कहते हैं। ये S200 है। ये वास्तव में आप कह सकते हो ये एक रॉकेट बूस्टर है। और रॉकेट बूस्टर ऐसा होता है कि इसमें अगर एक बार इसको लॉन्च कर दिया गया तो इसके स्पीड को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और इसके पीछे वजह क्या है, इसके अंदर जो फ्यूल है वो सॉलिड फ्यूल होते हैं। तो अब आप ध्यान रखो कि अर्थ के सतह से ऊपर उठाने के लिए बहुत तेज गति से हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो रॉकेट बूस्टर का। और ये जो S200 है वो हमारा रॉकेट बूस्टर है। इसमें सॉलिड फ्यूल होते हैं जो कि बहुत तेज गति से यहां से ऊपर की ओर निकलता है और इसके स्पीड को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अब एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंद्रयान के किस स्टेज में या किस हिस्से में हमें सॉलिड फ्यूल देखने को मिलता है, जिसमें सॉलिड फ्यूल होता है। तो आप कहोगे S200 और ये हमारा क्या होता है, स्टेज 1। अब स्टेज 1 के थ्रू इस चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया गया और लगभग 2 मिनट तक ये स्टेज 1 जो है इसका काम चलता रहा और ये भागती रही। लेकिन 2 मिनट के बाद स्टेज 1 कंप्लीट होता है और ये हमारे दोनों जो रॉकेट बूस्टर हैं S200 इसको सेपरेट कर दिया जाता है, यानी इस मॉड्यूल से निकाल दिया जाता है। जब ये दोनों मॉड्यूल बाहर की ओर निकल जाते हैं, जैसा कि आपने वीडियोस में देखा होगा, उसके बाद जो सेकंड स्टेज होता है वो वास्तव में ये है। सेकंड स्टेज हमारा ये है। अब ये जो सेकंड स्टेज है इसे L110 कहते हैं और इसके अंदर जो फ्यूल होता है वो लिक्विड फ्यूल होता है। और लिक्विड फ्यूल होने की वजह से इसके स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और ये वाला जो हिस्सा है L110, इसमें एक इंजन लगा है। इस इंजन का नाम है विकास इंजन। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। स्टेज नंबर 2, जो स्टेज नंबर 2 हमारा है, स्टेज नंबर 2 में L110 को लॉन्च किया जाता है और इसमें लिक्विड फ्यूल मौजूद है और इसमें जो इंजन लगा है वो क्या है, विकास इंजन। अब ये जो विकास इंजन है या फिर L110, ये लगभग 306 सेकंड तक चलने के बाद इस मिशन से हट जाती है, इसको सेपरेट कर दिया जाता है। तो 306 सेकंड के बाद सेपरेट होता है हमारा स्टेज 2, इसको भी ध्यान रखेंगे। अब इसके सेपरेट होने के बाद जो अगला बचता है हमारा, जो कि सबसे अहम हिस्सा माना जाता है इस मिशन का, और इसे हम कहते हैं C25।
और ये जो हमारा है ये क्रायोजेनिक स्टेज है। इसमें जो इंजन लगे होते हैं वो क्रायोजेनिक इंजन लगे होते हैं। इसमें क्रायोजेनिक इंजन लगे होते हैं जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो गैसें हैं वो मौजूद होती हैं। और चंद्रमा को जो अर्थ के ऑर्बिट में सेटल करने के लिए सबसे अहम रोल निभाता है वो हमारा क्या है, तो क्रायोजेनिक इंजन वाला यानी C25। और ये हमारा क्या बनता है, स्टेज 3 बनता है। ये हमारा स्टेज 3 है। तो अब देखिए पहले 3 स्टेजों की चर्चा करी कि जब इस मिशन को लॉन्च किया गया स्टेज 1 क्या हुए कि हमारे 2 रॉकेट बूस्टर जो कि S200 थे उनमें ये क्या कहते हैं निकलते हैं। लगभग 2 मिनट के बाद इसको सेपरेट कर दिया जाता है। और हम सब जानते हैं कि इस स्टेज 1 में जो रॉकेट था उसमें फ्यूल कैसी है, तो सॉलिड फ्यूल है। 2 मिनट के बाद ये सेपरेट हो जाता है। उसके बाद स्टेज 2 स्टार्ट होती है जो कि हमारा L110 जो कि एक विकास इंजन इसमें लगा हुआ है। और यहाँ पे फ्यूल कौन सी है, तो लिक्विड फ्यूल है। और लगभग 306 सेकंड्स के बाद ये भी सेपरेट कर दिए जाते हैं। और इसके बाद शुरुआत होता है स्टेज 3। और इस स्टेज 3 का ही काम है कि हमारा जो पेलोड था या मिशन जो चंद्रयान मॉड्यूल था उसको कहाँ पे, जो ऑर्बिट है GTO ऑर्बिट, उसके अंदर इंस्टॉल करना होता है। तो थर्ड स्टेज में C25 जो कि क्रायोजेनिक स्टेज है, क्रायोजेनिक इंजन इसमें लगा है जो कि जो हमारे चंद्रयान मॉड्यूल है उसको सेपरेट करता है कहाँ पे, या फिक्स करता है कहाँ पे, GTO ऑर्बिट के अंदर। उसके बाद ये जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है बेसिकली यही हमारा क्या है, चंद्रयान मॉड्यूल है जो इसको C25 क्रायोजेनिक इंजन जो है वो GTO ऑर्बिट में इसको इंस्टॉल कर देती है जिससे वो फिर आगे की ओर बढ़ता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इसको ऑर्बिट में लगाने के बाद ये अर्थ का पहले चक्कर लगाती है, उसके बाद सीधे मून की तरफ जाके मून के ऑर्बिट को चक्कर लगाते लगाते वो मून पर लैंड करती है। तो ये जो थर्ड स्टेज था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और जो इसका सबसे ऊपरी भाग है वो वास्तव में हमारा चंद्रयान मॉड्यूल होता है। और इसमें जो हमारा चंद्रयान स्पेसक्राफ्ट है वो मौजूद है। इसके अलावा जो पेलोड्स होते हैं, जैसे हमने विक्रम लैंडर की बात करी, हमने क्या कहते हैं रोवर प्रज्ञान की बात करी, ये सब यहीं पे मौजूद हैं। अब देखिए ये तो हमने किस तरीके से लॉन्च किया गया उसकी चर्चा करी। अब हम बात कर ले कुछ बेसिक्स की, जैसे टाइमलाइन क्या था कि कब कैसे हुआ। तो हम सब जानते हैं कि चंद्रयान 3 मिशन इसका लॉन्च डेट बहुत इंपॉर्टेंट भारतीय इतिहास में 14 जुलाई 2023, 14 जुलाई 2023। और टाइम भी दोपहर के 2:35 पर। तो 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से हमने चंद्रयान 3 मॉड्यूल को लॉन्च किया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि लॉन्चिंग व्हीकल, तो लॉन्चिंग व्हीकल जो इसमें हमारा था वो LV-M3M4 लॉन्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, LV-M3M4 लॉन्चर जिससे इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, LV-M3 के उड़ान भरने के लगभग 16 मिनट बाद जो अंतरिक्ष यान है, जो हमारी रॉकेट है, वो क्या कहते हैं अलग हो जाता है और ये एक इलिप्टिकल जो हमारा ऑर्बिट है उसके अंदर चक्कर लगाना शुरू कर दे, जैसे हमने पीछे फिगर में देखा था। उसके बाद आगे क्योंकि ये टाइमलाइन है तो कब कब क्या क्या घटना हुई इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। 5 अगस्त को ये जो मिशन था वो चंद्रमा की ऑर्बिट में एंटर करता है। 5 अगस्त को 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था। पहले इसने अर्थ के ऑर्बिट में 5 चक्कर लगाए, इसके बाद वो मून की तरफ गए और वहां पे 5 अगस्त को ये इसने चंद्रमा के ऑर्बिट में एंटर किया। 17 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल जो था उसको अलग किया गया प्रोपल्सन मॉड्यूल से। अब हम इस बात को समझेंगे भी, वैसे मैं यहीं पे बता देता हूं कि जैसे चंद्रयान 2 था तो उसमें हमने ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर को भेजा था। अब क्योंकि चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर था वो अभी भी काम कर रहा है तो इस बार हमारे लिए ऑर्बिटर को भेजने की जरूरत नहीं थी। तो ऑर्बिटर के बदले हमने इस बार प्रोपल्सन मॉड्यूल को भेजा, प्रोपल्सन मॉड्यूल को भेजा ऑर्बिटर के बदले। तो 17 अगस्त को लैंडर विक्रम को सेपरेट किया गया, किससे? प्रोपल्सन मॉड्यूल से सेपरेट किया गया। उसके बाद फर्स्ट और सेकंड जो डिबूस्टिंग थी वो 18 और 20 अगस्त को हुई। हम जानते हैं डिबूस्टिंग का मतलब है स्पीड को कंट्रोल करना, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जैसे पिछली बार हमारे साथ घटना हुई थी कि स्पीड कंट्रोल ना करने की वजह से वो सीधे मून के सरफेस से टकरा जाते। तो हमने 18 और 20 अगस्त को इसकी डिबूस्टिंग की। जैसे यहां पे लिखा हुआ कि डिबूस्टिंग एक ऐसी कक्षा में अंतरिक्ष यान की गति को धीमा करना है जहां पेरिलियन यानी चंद्रमा के निकटतम
30 किलोमीटर और एपोलियन यानी चंद्रमा से 100 किलोमीटर, यानी जो ऑर्बिट है सबसे कम 30 और सबसे दूर 100 किलोमीटर, इन ऑर्बिटों के बीच में हमें इस जो विक्रम का यानी लैंडर का जो स्पीड था उसको धीमा करना था, और जब धीमा करेंगे तभी ये सक्सेसफुली लैंड कर सकता था, जो गलती हमारे पिछले वाले मिशन में हुई थी। तो इसीलिए हमने इसकी डिबूस्टिंग करी। 23 अगस्त को हम सब जानते हैं शाम के 6 बजे या 6:05 में जो लैंडर विक्रम था वो चंद्रमा के साउथ पोल पर लगभग 69.36 डिग्री या इसे आप अप्रॉक्स 70 डिग्री साउथ कह सकते हैं, इस पर लैंड करता है, और उसको हमने मैनजेसस सी और सिम्पेलियस जो क्रेटर के जो बीच थे, जो क्रेटर के नाम है उसके बीच में ये लैंड करता है। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस जगह पर ये लैंडर विक्रम लैंड किया है उसका नाम क्या रखा है, तो शिव शक्ति पॉइंट। वैसे हमें ये भी बात ध्यान रखना है कि चंद्रयान 2 का जो हमारा लैंडर विक्रम जहां पे क्रैश हुआ था उस पॉइंट का नाम क्या रखा गया, तिरंगा पॉइंट रखा गया। तो इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। साउथ पोल पर 23 अगस्त को 6:05 में जो लैंडर विक्रम लैंड किया था, जो 70 डिग्री साउथ पर लैंड किया था, उस जगह का नाम क्या रखा गया, शिव शक्ति पॉइंट रखा गया। इस पे भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद कुछ देर रेस्ट करने के बाद 24 अगस्त को रोवर प्रज्ञान जो है वो बाहर निकलकर खोज अपनी शुरुआत करता है, और हम सब जानते हैं कि इसका जो पूरा लाइफ था वर्ल्ड ल्यूनर डे था, यानी एक चंद्र दिवस था, जो कि हमारे 14 दिनों के बराबर होता है। तो ये 14 दिनों तक लगातार काम करती रही। इसके बाद इसको सुला दिया गया या सुला दिया जाएगा, और फिर क्या कहते हैं, दोबारा जब वहां पे मून पे सूर्योदय होगी तो इसको फिर से जगाने की कोशिश की जाएगी और भी रिपोर्ट्स लाने की कोशिश की जाएगी। तो खैर, ये लॉन्च होने से लेकर लैंड करने तक की जो पूरी कहानी थी वो हमने एक टाइमलाइन में देखी। अब हम कुछ और जानकारी, जैसे वहां पीछे हिंदी में लिखा था, इसका पूरा इंग्लिश वर्जन जो है यहाँ पे मौजूद है। अब हम कुछ और भी बातें करें, कुछ पॉइंटर्स, जैसे चंद्रयान 3 भारत का क्या है, 3rd मून मिशन है, और इसने क्या किया, मून पर सॉफ्ट लैंडिंग। लेकिन हमारा ये प्रयास कैसा था, 2nd चंद्रयान 2 को भी सॉफ्ट लैंड कराने की कोशिश करी गई थी, वो सफल नहीं हो पाया था, लेकिन ये हमारा दूसरा प्रयास था और इस प्रयास में हम सफल हो पाए। ठीक है, इसमें लगी हुई चीजें, एक लैंडर मॉड्यूल है जिसे LM शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, जिसका नाम विक्रम, चर्चा बार बार हो रही थी। एक प्रोपल्सन मॉड्यूल है जिसे PM कहते हैं, और एक रोवर है जिसका नाम क्या है, इसका रोवर का नाम है प्रज्ञान। अब देखो, इसका उद्देश्य जो है अंतर्ग्रहीय मिशनों के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकी का विकसित और प्रदर्शन करना। जो आने वाले टाइम में बहुत सारे डेवलपमेंट होंगे जो स्पेस रिसर्च को लेकर, इन सब के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का श्रेय किसको जाता है, मिशन चंद्रयान 3 को जाता है। तभी तो हम कहते हैं ये मिशन केवल भारत का मिशन नहीं था, ये मिशन पूरी दुनिया का था, क्योंकि इससे फायदा जो होगी वो पूरी दुनिया को होगी। अब देखिए, जो मेन ऑब्जेक्टिव्स मिशन मून के, हमने कहा पहले भी कि मून के सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट, रोवर को मून पर घूमते हुए दिखाना कि वो कैसे ट्रैवल करता है, मूव करता है, और जो यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना, यानी साइंटिफिक रिसर्च जहां पे जो भी पॉसिबल है उसको कलेक्ट, साइंटिफिक डेटा को कलेक्ट करना, फिर आने वाले फ्यूचर के लिए इसको सिक्योर करके रखना। ये सब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है किसका, तो इसका। अब हम चंद्रयान 3 की कुछ फीचर्स की, कुछ विशेषताएं की बात करें। इसमें लैंडर विक्रम है और रोवर प्रज्ञान है, जो कि पेलोड है, किसके साथ, जो कि चंद्रयान 2 में भी थे और यहां पर भी है, चर्चा बार बार हुई है। लैंडर पर जो पेलोड मौजूद है उसका बहुत सारा काम दिया गया है, जैसे वहां के एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण और उसकी अलग अलग जो कंडीशंस है, उसकी अवस्थाएं जो हैं उसको वेरीफाई करना। एक चीज तो ये, इन पेलोडों में चंद्रमा पर जो अर्थक्वेक आते हैं, भूकंप, उसकी स्टडी करने वाले यंत्र लगाए गए हैं। इसके अलावे सतह के तापीय गुण, यानी चंद्रमा के सरफेस पे टेम्परेचर में कैसा बदलाव होता है, इसकी जानकारी वाले इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं। जो प्लाज्मा है सरफेस पे, उसमें कैसी बड़ी चेंजेस आती है वो दिखना है, और साथ साथ अर्थ और मून के बीच में जो एग्जैक्ट डिस्टेंस है उसका पता करना भी इसका एक मुख्य उद्देश्य था। अब देखिए, चंद्रयान 3 के जो प्रणोदन यानी प्रोपल्सन मॉड्यूल जो है, ये एक नया प्रयोग है। प्रोपल्सन मॉड्यूल में, अब देखो, प्रोपल्सन मॉड्यूल के लिए एक नया हमने वर्ड यूज किया है, स्पेक्ट्रोपोलिरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल
प्लैनेट अर्थ, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, सेप। अब एक सिंपल सी बात समझिए, मैंने बार बार कहा कि प्रोपल्सन मॉड्यूल जो है और ऑर्बिटर की जगह पर रखा गया, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस सेप का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि क्या पृथ्वी जैसा कोई और भी प्लैनेट है, कोई और भी ग्रह है जहां पे जीवन संभव हो सकता है, इसका पता लगाना। तो बहुत इंपॉर्टेंटली इस बात को याद रखेंगे, जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है उसे हम स्पेक्ट्रोपॉलिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट कहते हैं, यानी सेप के नाम से जानते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, अर्थ जैसे उन प्लैनेटों का पता लगाना जहां पे लाइफ की पॉसिबिलिटी होती है। अब आगे बात करा जाए, ये जो एक पूरा ग्राफ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है। इसमें हमने जो कुछ पेलोड्स हैं जो कि इस मिशन मून पर भेजा गया है अपने लैंडर के साथ, उन पेलोड की चर्चा करी गई है। सवाल आने वाले एग्जामों में जरूर इनके ऊपर आएगा कि इनमें से कौन सा पेलोड अपने लैंडर के साथ गया था या फिर कौन सा नहीं गया था, और उनके काम के ऊपर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें रंभा एलपी। रंभा एलपी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी एक पेलोड है। पेलोड का मतलब आप जानते होंगे कि जिसको इस लैंडर मॉड्यूल के साथ भेजा गया वहां पे इंस्ट्रूमेंट के रूप में, वहां एग्जामिन करने, बहुत सारी बातों की एक जानकारी इकट्ठा करवाने। तो उन पेलोडों में एक है रंभा एलपी। इसका काम क्या है, टू मेजर द नियर सरफेस प्लाज्मा, जैसे हमने पहले भी बात करी कि उसके सरफेस पे जो प्लाज्मा की मौजूदगी है या उसका एक्सपेंशन जो है, इन सब की जानकारी इकट्ठा करने के लिए किसको भेजा गया, रंभा। तो और जो प्लाज्मा है उसकी डेंसिटी और इसके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में बताएगा कौन, तो रंभा एलपी। दूसरा है चेस्ट, CHASTE, जिसे चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जो ल्यूनर सरफेस है यानी चंद्रमा की जो सतह है, वहां पर जो तापमान में परिवर्तन हो रहे हैं, जो टेम्परेचर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, इसके बारे में पता करने का जिम्मेदारी किसके पास होगी, तो इसके पास होगी। टू कैरी आउट द मेजरमेंट ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ ल्यूनर सरफेस नियर द पोलर रीजन, यानी ध्रुव के पास, क्योंकि हम लैंड ही किए हैं ध्रुव के पास, तो हम जो तापमान के बारे में पता भी करेंगे वहां पे कहां पे करेंगे, तो ध्रुव के पास ही करेंगे। तो इसका काम है कि थर्मल प्रॉपर्टीज यानी तापीय जो वहां की संचालन है वो किस तरह की है, तापीय विशेषता किस प्रकार की है, ये हमें देखना है इस दूसरे पेलोड के साथ। तीसरा ILSA, जिसका फुल फॉर्म इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनर सिस्मिक एक्टिविटी, चर्चा हमने पहले भी की कि चंद्रयान 3 मिशन का एक उद्देश्य यह भी था कि चंद्रमा की सतह पे भूकंप आता है उसकी जांच करना, और इसके लिए जिस पेलोड का इस्तेमाल किया गया है उसका नाम है ILSA। उसके बाद रोवर पे कुछ पेलोड हैं, जैसे कि APXS, जैसे अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, टू डिटरमाइन द एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। अब ल्यूनर सॉइल में या वहां की चट्टानों में कौन कौन से मैटर्स मौजूद हैं, इनकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए क्या भेजा गया है, APXS भेजा है, यानी अल्फा पार्टिकल एक्सरेज स्पेक्ट्रोमीटर, यानी ये एक्सरेज भेजकर वहां से पता करती हैं चीजों को। उसके बाद एक है LIBS, यानी लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, टू डिराइव द केमिकल कंपोजिशन एंड इन्फो मिनरलॉजिकल कंपोजिशन टू फर्दर इनहेंस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ल्यूनर सरफेस, यानी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है चंद्रमा की सतह के, उनकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए ILBS। और इस सेप की चर्चा तो अभी हम कर रहे थे कि अर्थ की तरह क्या कोई और भी प्लैनेट है जहां पे लाइफ पॉसिबल है, उसके एग्जामिन करना किसका काम है, तो सेप का काम है। तो ये सारे पेलोड्स की बात हुई। अब हम चंद्रयान 2 से क्या सीखकर चंद्रयान 3 में हम आगे बढ़े। चर्चा मैंने पहले भी की है आपके सामने में कि जैसे चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर के साथ लैंडर और रोवर था, जबकि यहां पे ऑर्बिटर के बदले क्या आ गया, प्रोपल्सन मॉड्यूल आ गए, जबकि लैंडर और रोवर सेम चंद्रयान 2 की तरह था। वही बात अब देखिए, चंद्रयान 2 के क्रैश होने का एक बड़ा पर्पस क्या था कि हमें लैंडिंग साइट की सही जानकारी नहीं थी और छोटे से इलाके को हमने मार्क कर रहा था लैंड करने के लिए, जबकि अब की बार हमने सीख के क्या किया गया कि लैंडिंग जो रीजन थे, जहां पे लैंड करवाने के लिए जो इलाके हम चुनते, उसको पहले की तुलना में बड़ा इलाका बनाया ताकि हमारे लिए सेलेक्ट करने में आसान हो, जो प्रॉपर जगह हो वहां पे हम लैंड कर सके। तो लैंडिंग एरिया को बड़ा बनाया हमने। उसके बाद लैंडर को पहले की तुलना में हमने ज्यादा फ्यूल दिए कि अगर कुछ समय रोकना भी पड़े या एक बार और चक्कर लगाना पड़े लैंड करने के लिए, तो ये भी पॉसिबल हो सके, तो हमने अब की बार लैंडर के पास फ्यूल थोड़े से ज्यादा कर दिए थे।
इसका मेन काम वही कि अगर टाइम भी लगे लेकिन सही जगह पे वो लैंड करे, चुनने के लिए समय मिल जाना। तो एक चीज ये हुई। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, जो चंद्रयान 2 थे उसमें 2 ही सोलर पैनल लगे थे, जबकि अब की बार चंद्रयान 3 में कितने पैनल लगे? तो 4 सोलर पैनल लगे हैं। और ये भी एक इंपॉर्टेंट चेंजेस है, पहले 2 सोलर प्लेट, अब कितने हो गए? 4 सोलर पैनल है, इसको ध्यान में रखेंगे। चंद्रयान 2 में जो ऑर्बिटर था वो आज भी अपनी रिपोर्ट भेज रहा है, उसका यूज करके हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट उस लोकेशन को हम पता करेंगे जहां पे हम लैंड कर सकते थे। ये चीज आई। लैंडर की जो स्पीड थी, इस पर कंट्रोल करने के लिए, लगातार इस पर नजर बनाए रखने के लिए बहुत सारे चेंजेस जो है हमने किया, और इसके तहत हमें नेविगेशनल और जो कुछ मार्गदर्शक यानी नेविगेट करने वाला कुछ और भी जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उपकरण होते हैं, वो हमने इसके साथ भेजे। ये बड़ी बड़ी चेंजेस हैं। इसमें लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर नामक एक जो इंस्ट्रूमेंट था वो हमने शामिल किया था, जो लैंडर की गति को जो मेजरमेंट है वो करेगा, और किस गति पर, कब कैसी गति है, इन सब की रिपोर्ट हम तक पहुंचाएगा और हम ध्यान रख पाएंगे उस पर। और चंद्रमा के सरफेस पे लेजर बीम के वो छोड़ेगा और वहां से वो जो स्पीड है वो कंट्रोल या स्पीड उसका बता पाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट जो कुछ बदलाव हुए थे उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। लैंडर और रोवर मिशन की जो लाइफ है वो 1 ल्यूनर डे है, मैंने पहले बताया, अर्थ के लगभग 14 दिन के बराबर, ठीक है। और क्योंकि ये किस पे काम करता है? सौर ऊर्जा पे। सूर्य की रोशनी एक तरफ 14 दिन रहेगी वहां पे, तो 14 दिन तक ये काम करते रहेंगे, उसके बाद ये काम करना बंद कर देंगे। लेकिन हो सकता है कि दोबारा भी जब कुछ दिनों के बाद दोबारा सूर्योदय हो और अगर उनमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ बची रहे, वो दोबारा जाके काम पे लग सकते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी। अब चंद्रयान 3 जो है उसकी लैंडिंग साइट चंद्रमा के साउथ पोल के पास है। हमने पहले भी कहा 70 डिग्री साउथ में, ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, हम पहले से इस बात को जानते हैं। अब देखिए, जिसकी चर्चा हमने पहले भी करी कि हमने साउथ पोल पर लैंड करने की कोशिश क्यों करी। मैंने पहले ही बता चुका हूं कि साउथ पोल बहुत ही चैलेंजिंग जगह था, जहां पे कई सारे ऐसे इलाके थे जहां पे सनलाइट की मौजूदगी नहीं होती है, टेम्परेचर बहुत ही कम, माइनस के 230 डिग्री सेल्सियस हो जाते हैं। वहां पे ऐसे हालात हैं जो लैंड करने के लिए बहुत ही कठिनाइयां हमारे लिए क्रिएट कर सकती थी। लेकिन हम जानते हैं कि इनिशियल सोलर सिस्टम के बारे में और कुछ फ्यूचर की चीज़ों को जानने के लिए और उन नए प्लैनेट जहां पे लाइफ पॉसिबल होंगी उनको जानने के लिए इस बात की आवश्यकता थी कि मून के साउथ पोल का स्टडी किया जाए। तो भारत तभी बहुत सारी कठिनाइयों के बाद भी साउथ के पोल के ऊपर ही लैंड करने की कोशिश करी और उसमें सफल हुआ। और यही सारी बातें जो मैंने आपको पहले बताई वो सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। इसका ये इंग्लिश वर्जन। अब देखिए, मून मिशन के कुछ टाइप्स होते हैं। ये जो चंद्रयान 3 का जो पूरा सिस्टम था या चंद्रयान 3 को लेकर जो सारी बातें थी वो हम पहले कर चुके। अब कुछ और भी पॉइंटर्स होंगे जो मिशन मून से जुड़े हुए हो सकते हैं। केवल भारत के ही मिशन मून से नहीं, दुनिया भर में जो मिशन मून हुए उससे जुड़े हुए। तो हम एक कर रहे हैं कि चंद्र मिशन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मिशन मून क्या होते हैं। अब उसमें एक चीज देखिए, पहला हेडिंग क्या है? फ्लाईबीज। पहला है फ्लाईबीज। क्या होता है? देखिए, एक सिंपल सा कि इन मिशनों में मून की ऑर्बिट में बिना एंटर किए स्पेसशिप जो होता है वो मून के सरफेस से के दूर से ही निकल जाता है, मून के दूर से ही, और वहीं से बहुत सारी जो एग्जामिनेशन है वो वहां पे कर लेता है। तो फ्लाईबीज में क्या होता है कि एक स्पेसशिप को भेजा गया, वो चंद्रमा के बगल से निकलेगा और निकलते निकलते बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो है या बहुत सारी जानकारियां जो सर्वेज है वो इकट्ठा कर लेगा, ठीक है। इसमें उसको मून के चारों तरफ घूमना नहीं होता, बस मून के बगल से वो निकलता है, तो वो क्या कहलाता है? फ्लाईबीज। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किस मून मिशन में चंद्रमा के ऑर्बिट में एंटर ना करके चंद्रमा के बगल से निकलने के साथ ही जो एक्सपेरिमेंट होता है वो कर लिए जाते हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा? फ्लाईबीज। जैसे एग्जाम्पल भी, यूएसए ने पायनियर 3 और 4 और सोवियत यूनियन ने ल्यूना 3 नाम का जो प्रूव किया था वो वास्तव में कैसा था? फ्लाईबीज था। तो यूएसए का पायनियर 3 और 4 और रसिया का ल्यूना 3 जो था वो क्या था? फ्लाईबीज था, जो मून के ऑर्बिट में चक्कर नहीं लगाते थे, मून के ऑर्बिट में एंटर नहीं करते थे, उसके बगल से गुजर के और गुजरने के दौरान जो भी जानकारी इकट्ठा कर पाते थे वो उनका काम होता था। उसके बाद दूसरा केस है ऑर्बिटर। चर्चा अभी हुई कि ऑर्बिटर में क्या होता है कि स्पेस
जो हमारे शिप है उसके साथ हम एक ऑर्बिटर को भेजते हैं जिसका काम है मून के ऑर्बिट में लगातार चक्कर लगाते रहना और फिर वहां से बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करना। जैसे हमारा चंद्रयान 1 ही जो था उसमें मैंने पहले भी बताया क्या लगा हुआ था, ऑर्बिटर लगा हुआ था। इसके अलावा बहुत सारे मिशंस है जिसमें 46 अदर मिशन है जिसमें यूज किसका किया गया था, ऑर्बिटर का। इनका काम चंद्रमा के ऑर्बिट में चारों तरफ चक्कर लगाना और वहां से जो जानकारी है उसको अर्थ की तरफ भेजना। इसके अलावा एक होता है प्रभाव मिशन यानी इंपैक्ट मिशन। ये भी अपने आप में बहुत ही अहम है, प्रभाव यानी इंपैक्ट मिशन। तो ऑर्बिटर मिशन को एक्सपैंड करने के लिए ऑर्बिट मिशन जो ऑर्बिटर हमारा था अगर वो बहुत जानकारी नहीं भेज पा रहा है तो उसको और भी यूजफुल बनाने के लिए हम उसी को यूज करते हैं एज अ इंपैक्ट मिशन, प्रभाव मिशन। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि चंद्रमा की सतह पर अनियंत्रित लैंडिंग करवाना। अब क्या होता है कि जैसे हमने लैंडिंग की बात करी विक्रम की तो उसमें क्या देखा था, सॉफ्ट लैंडिंग करवाना। लेकिन इस इंपैक्ट मिशन में क्या होता था कि बिना कोई केयर किए कि टकराएगा तो चलेगा, ठीक है, तो बहुत तेज गति से टकरा दिया जाता है। भले ही वो टकरा जाए लेकिन वहां पे जो मौजूद इंस्ट्रूमेंट हैं वो कहीं ना कहीं कुछ जानकारियां तो भेजेंगे बाहर की तरफ या अर्थ की तरफ। और इसलिए हम किसका यूज करते हैं, इंपैक्ट मिशन का। जो हमारा चंद्रयान 1 था इसने भी कहीं ना कहीं मून के इंपैक्ट प्रोब को फॉलो किया था, बहुत इंपॉर्टेंट। लैंडर्स हम सब जानते हैं, लैंडर्स का काम क्या है कि मून के सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग करवाना। लैंडर्स का काम मून के सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग करवाना। और सबसे पहले सोवियत यूनियन यानी रूस ने 1966 में ल्यूना 9 नाम के एक लैंडर को, ल्यूना 9 नाम के ल्यूनर लैंडर को मून के सरफेस पे लैंड करवाया था। तो आप इस बात को याद रखोगे कि रसिया एक पहला ऐसा कंट्री है जिसने सॉफ्ट लैंडिंग करवाई थी मून के सरफेस पे, और वो जो मिशन था उसका नाम क्या था, ल्यूना 9। उसके अलावा रोवर्स हम सब जानते हैं जो लैंडर्स के साथ जाता है एक पेलोड के रूप में, और वो लैंडर से बाहर निकल जाता है, चंद्रमा के सरफेस पे चक्कर लगाता रहता है, घूमता रहता है और वहां से बहुत सारी जानकारी भेजता है। और जानते हैं कि ज्यादातर डेटा कौन भेजता है हमारे पास, रोवर्स भेजता है, जो कि किसी लैंडर्स से हटकर और उसका जो अपनी एक बाउंड्री बनी होती है उसके आसपास वो घूमता रहता है। बहुत दूर चला जाएगा तो उसका लैंडर से कांटेक्ट टूट जाएगा, तभी वो लैंडर से बहुत दूर नहीं जाता और आसपास चक्कर लगाता है, वहां से जो जानकारी इकट्ठा। हम सब जानते हैं कि हमारे चंद्रयान 2 में भी जो रोवर था उसका नाम क्या था, प्रज्ञान, और चंद्रयान 3 में भी जो रोवर था उसका नाम क्या है, प्रज्ञान। और एक केस होता है मानव मिशन का, ह्यूमन मिशन का। हम सब जानते हैं जब चंद्रमा के सतह पर मानवों को पहुंचाया जाए वो क्या कहलाएगा, ह्यूमन मिशन। आज तक बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन अमेरिका ने 1969 में 21 जुलाई 1969 को पहली ह्यूमन लैंडिंग वहां पे करवाई थी, और नील आर्मस्ट्रांग जो थे वो पहले व्यक्ति बने जो कि मून के सरफेस पे लैंड करते हैं। ये सब आप लोग पहले से स्टैटिक जीके के रूप में जानते होंगे। तो ये सारी बातें याद रखना है। 1969 से 1972 के बीच में 6 जो एक क्या कहते हैं सक्सेसफुल लैंडिंग था वो नासा ने ये करा था। और ईयर 2025 में यानी 2025 में वापस से नासा एक बार ट्राई करना चाहता है एक नई मिशन आर्टेमिस 3, एक नया मिशन आर्टेमिस 3 के नाम से वो मून के सरफेस पे मानवों की दोबारा लैंडिंग करवाए। जो शुरुआत के 12 लोग गए उसके बाद फिर अब नहीं जाते हैं चंद्रमा की सतह पर, लेकिन अब अमेरिका फिर से प्लान कर रहा है कि 2025 में हम व्यक्ति को फिर से लैंड करवाएंगे, कहाँ पे, तो चंद्रमा पर। और उसी से जुड़ा हुआ ये जो फैक्ट्स हैं वो इसके इंग्लिश में यहाँ पे मौजूद हैं। ये जो एक तस्वीरें यहाँ पे लगी हुई है ये मून के सरफेस को दिखाया गया है और किस किस देश का मिशन किस जगह पे लैंड करता है उसकी पूरी चर्चा यहाँ पे है। जैसे हमारा ये चंद्रयान 3 यहाँ पे दिख रहा है आपको, और इसका ही हमने नाम क्या दिया, शिव शक्ति पॉइंट दिया। इसका ही नाम हम शिव शक्ति पॉइंट हमने रखा है। और इसी तरीके से जो अलग अलग देशों ने अपनी मिशंस भेजे हैं जिसमें सारी जानकारी, अमेरिका का जो रेंजर प्रोग्राम 1964 से था और लगातार चलता रहा, सिमिलरली चाइना का, सोवियत यूनियन का, इजराइल का, ये जो सारे प्रोग्राम हैं तो इसमें सबसे ज्यादा प्रोग्राम जो है वो ये सारे अमेरिका के प्रोग्राम हैं। इसको थोड़ा सा एक बार हमें देख लेना है। तो ये आज हमारी चर्चा जो हुई भारत के मिशन मून के साथ साथ दुनिया भर में जो बेसिक्स थे मिशन मून के उसके बारे में, जिसमें हमने ज्यादातर फोकस करा चंद्रयान 3 के बारे में। होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अब हम अगले सेशन में जब मिलेंगे तो बात होगी G20 के बारे में, और इसके साथ साथ एक अहम जानकारी जो आपके लिए कि आने वाले टाइम में जल्द ही हम लोग स्पेशली दिल्ली पुलिस के लिए
PYQ जो क्वेश्चंस का एक सीरीज है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए आप हमारे चैनल्स के साथ जुड़े रहिए और हम मिलते हैं फिर अगले वीडियोस में, जिससे पहले G20 और हम दिल्ली पुलिस के लिए PYQ क्वेश्चंस जो होगी वो कॉन्टिन्यूसली हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। हम मिलते हैं दोबारा फिर। थैंक यू।